Hello, students. Welcome to daily editorial analysis of 10th of September. Students, in today's video lecture, we will discuss two articles. The first one is The Long March Ahead to Technological Independence, and the second one is The Silent De-Dollarization. This one I borrowed from Financial Express newspaper. बहुत ही important article है. Okay, so let's begin. The first article is titled as The Long March Ahead to Technological Independence. See, before beginning with this, it is important to understand what is technological sovereignty. टेक्नोलॉजिकल सोवरेनिटी का सिंपल मतलब है कि एक नेशन के पास ऐसी एबिलिटी है वो अपने टेक्नोलॉजिकल कंपोनेंट्स खुद बनाता है, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स खुद बनाता है, रेदर देन डिपेंडिंग अपॉन अदर्स. वो आउटसोर्स पे डिपेंड नहीं होता, वो अपनी टेक्नोलॉजी खुद बना रहा है. दैट इज टेक्नोलॉजिकल सोवरेनिटी. ओके, सो लेट्स बिगिन. इसी के ऊपर सारा आर्टिकल है कि वाई टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस और सोवरेनिटी इज crucial in 21st century. See, in the intro part it says that India attained political independence in 1947, but true independence today also demands technological sovereignty. ट्रू इंडिपेंडेंस जब आएगी जब टेक सोवरेनिटी आ जाएगी आपके पास, यानी कि आप फॉरेन टेक्नोलॉजिकल जो सॉफ्टवेयर हैं, हार्डवेयर हैं, क्लाउड सर्विसेज हैं, है ना, उनके ऊपर रिलाई नहीं करोगे, आपके पास अपने होंगे ये सारी चीज़ें. ओके, जब हमारा कंट्री फॉरेन टेक्नोलॉजी पे डिपेंड होता है ना, इन सॉफ्टवेयर को लेके भी, हार्डवेयर को भी लेके भी, देन आवर कंट्री बिकम्स स्ट्रेटेजिकली वल्नरेबल. क्योंकि पता नहीं कब हमारे कंट्री का जो डेटा है वो दूसरा कंट्री उसका मिसयूज कर ले, है ना, कब वो अपनी सर्विस देने से मना कर दे, कोई वॉर हो रहा है और वो अपनी सर्विस को होल्ड कर दे. यू नेवर नो इन जियो पॉलिटिक्स. तो इसलिए जरूरी है टेक सोवरेनिटी. अब क्वेश्चन है व्हाई टेक इंडिपेंडेंस इज नीडेड. जियोपॉलिटिकल रिस्क्स. मॉडर्न वॉर्स इंक्रीजिंगली फोर्ट इन साइबर स्पेस. आज की दुनिया की जो लड़ाई होती है ना, ये लड़ाइयाँ बुलेट्स और बॉम्ब्स की नहीं है, बट ये टेक्नोलॉजी की हैं. साइबर स्पेस में लड़ाइयाँ हो रही हैं. एक कंट्री ने दूसरे कंट्री का सिस्टम हैक कर दिया, है ना, साइबर फ्रॉड हो जाते हैं. ओके, तो इन जियोपॉलिटिकल रिस्क से मिटिगेट करने के लिए, इनसे निपटने के लिए टेक सोवरेनिटी इज वेरी क्रूशियल. क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डिपेंडेंस, बैंक्स, ट्रांसपोर्ट, पावर ग्रिड्स रिलाई ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कंट्रोल्ड बाय फ्यू ग्लोबल कंपनीज. अब एक कंट्री के जो बैंक हैं, ट्रांसपोर्ट और पावर ग्रिड्स, ये कितने क्रूशियल हैं एक कंट्री के इकोनॉमी के अंदर. इन सब को ऑपरेट टेक्नोलॉजी से किया जा रहा है, और वो टेक्नोलॉजी ना इंडिया जैसा कंट्री आउटसोर्स कर रहा है कि जो ग्लोबल कंपनीज है ना वो इन्हें चला रही हैं. जैसे आरबीआई के अंदर कोई टैग लगा हो, या किसी और दूसरे बैंक के अंदर, या हमारे पावर ग्रिड्स हो जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं, तो इनको ऑपरेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से किया जा रहा है, कंप्यूटर से. बट फ्यू ग्लोबल कंपनीज ही हैं जो इनको ऑपरेट करती हैं, और इंडिया उन पे रिलाई कर रहा है. अगर वो कंपनीज ऐसे मूवमेंट पे इंडिया को मना कर दें अपनी सर्विस देने से, व्हेन इंडिया इज इन वॉरफेयर विद एनी अदर कंट्री, तो आप सोच सकते हो क्या होगा. तो इसलिए जरूरी है टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस. नेक्स्ट इज नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट. एक्सटर्नल एक्टर्स कैन डिसरप्ट सर्विसेज, स्टॉपेज ऑफ क्लाउड सर्विसेज. हमारा फाइनेंशियल डेटा या बहुत ज़्यादा डेटा मान लीजिए क्लाउड सर्विस के अंदर स्टोरेज है, कल को वो डेटा लीक हो जाता है तो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है या नहीं. एंड अगर टेक्नोलॉजिकल सोवरेनिटी होगी तो इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का जो स्फेयर है वो और ज़्यादा वाइडन हो जाता है. पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस इनकम्प्लीट विदाउट डिजिटल सोवरेनिटी. भाई अकेले पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस से कुछ नहीं होगा, अगर आप टेक्नोलॉजिकली भी साउंड हो ना, टेक्नोलॉजिकल सोवरेनिटी आपके पास, तो आप और अच्छे से बार्गेन कर सकते हो दूसरे कंट्रीज से. ओके, अब इंडिया के अंदर टेक्नोलॉजिकल सोवरेनिटी की ज़रूरत है. अभी चैलेंजेस क्या हैं अगर हम टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से सोवरेन बनना चाहें तो व्हाट आर द चैलेंजेस. सॉफ्टवेयर डिपेंडेंस, नो फुल्ली इंडिजीनियस ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस और फाउंडेशनल सॉफ्टवेयर. हमारे पास अपना खुद का कोई ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है. जैसे यूएसए ने माइक्रोसॉफ्ट बनाया, वहाँ पे एंड्रॉयड है उनका, क्या हमारा अपना वर्जन है? नहीं है. इसलिए ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमारा बहुत ही ज़्यादा रिलायंस है फॉरेन कंट्रोल्ड प्लेटफॉर्म्स पे. सेकंड इज सॉफ्टवेयर के साथ साथ
हार्डवेयर डिपेंडेंसी भी बहुत ज़्यादा है इंडिया की। सेमीकंडक्टर फैब्स रिक्वायर मैसिव इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो है ना इंडिया की, इट इज़ इनकोएट, अभी न्यूली डेवलप होने लगी है ये, है ना, अभी तो डेवलप होने में टाइम भी लगेगा। इसके लिए मैसिव इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, और ऑलरेडी इंडिया जैसे कंट्री में बजटरी क्रंच रहता है ना। तो एक ये सबसे बड़ा चैलेंज है। सप्लाई चेन चिप डिज़ाइन डोमिनेटेड बाय फ्यू ग्लोबल प्लेयर्स। अब जो सप्लाई चेन है और जो चिप्स की डिज़ाइन है ना, इसमें कुछ ही कंपनीज हैं जो जिनको महारत हासिल है इन हार्डवेयर को डिज़ाइन करने में। तो इंडिया को इस पे काम करना होगा, है ना। चाइना तो बहुत ज़्यादा चिप इंडस्ट्री और ग्लोबल सप्लाई चेन जो है रेयर अर्थ एलिमेंट्स की, उसको कंट्रोल करता है, जिससे हार्डवेयर बनता है। ओके, तो इन सब पे भी काम करना होगा इफ इंडिया एम्स टू बिकम ए टेक सोवरन कंट्री। Second is we have open source gaps. Although much software is open source, Linux, Android, Hadoop, centralized control remains with few powerful corporations. Path to tech sovereignty. देखिए हमारे यहाँ ना ओपन सोर्स गैप्स हैं। ओपन सोर्स, वही बात आ गई है यहाँ पे कि हम क्या कर रहे हैं, फ्यू पावरफुल कॉरपोरेशंस जो है ना उन्हीं के ऊपर रिलाई कर रहे हैं। ओपन सोर्स का मतलब है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो ना जिसका ओरिजिनल जो कोड है ना वो फ्रीली अवेलेबल है, और वो मतलब जैसे कोई एक सर्विस इंडिया यूज़ कर रहा है एंड्रॉयड की, तो ये तो एक ऐसी सर्विस है, इसका जो कोड है ना वो ओपनली अवेलेबल है। तो इंडिया को इन चीज़ों पे काम करना होगा कि हमारा भी कुछ यूनिक सा सिस्टम हो, तो हम भी हमारी भी कुछ कंपनीज ऐसा कुछ यूनिक बनाएं, है ना। तो हमारा जो ये ओपन सोर्स गैप है ना ये प्लग हो जाए, और दिस इज पाथ टू टेक्नोलॉजिकल सोवरेनिटी। सोचिए गूगल की तरह इंडिया का ये एक अलग सर्च इंजन हो, ऑपरेटिंग सिस्टम हो अपना अलग, तो कितना ज़्यादा वो एज मिलेगा। अब अगर आपको टेक्नोलॉजिकल सोवरेनिटी अचीव करनी है तो क्या करना होगा, वही बात है, इन्हीं पॉइंट्स को घुमा फिरा के लिखना है अपने आंसर में। सॉफ्टवेयर सोवरेनिटी की ज़रूरत है, इंडिया को अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना होगा, डेटाबेस, सर्वर साइड सॉफ्टवेयर डेवलप करने होंगे। ओपन सोर्स डेवलपमेंट करिए, आप उसे अडोप्ट करिए। सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल्स फॉर लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस, लंबे समय तक चलें, मेंटेन रह पाएँ, ऐसे बिजनेस मॉडल लेके आइए आप। ऐसा कुछ इंसेंटिव्स दीजिए, है ना, गवर्नमेंट को इंसेंटिव्स देना होगा इंडस्ट्रीज़ को कि वो अपना खुद का टेक्नोलॉजिकल कंपनीज को कि हमारा खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम हो। हार्डवेयर सोवरेनिटी लेके आइए आप, जैसे अभी सेमीकंडक्टर मिशन चलाया है गवर्नमेंट ने, दैट इज़ गुड थिंग। तो कुछ इसी तरीके का करिए सो दैट स्पेसिफिक हार्डवेयर कंपोनेंट्स इंडिया में बने, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो, है ना। दूसरे कंट्रीज़ के साथ आप पार्टनरशिप करिए चिप डिज़ाइन करने में, असेंबली एक्सपर्टीज़ में, सो दैट इंडिया कैन ऑल्सो हैव एज विस अदर एडवांस्ड कंट्रीज़, और अपनी एक सोवरेनिटी आए टेक्नोलॉजिकल डोमेन में भी। ग्रेजुअल बिल्डअप ऑफ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, सी ये कीवर्ड्स होते हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, और है ना ये सारे जो हमने पढ़े हैं ऊपर। सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल फॉर लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस, तो ये आप ध्यान रखिए ऐसे कीवर्ड्स को। दीज कीवर्ड्स हेल्प इन मेकिंग आंसर बेटर। नेक्स्ट इज मिशन ओरिएंटेड अप्रोच रखिए। एक नेशनल मिशन लॉन्च करने की ज़रूरत है विद प्रॉपर प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड कोऑर्डिनेशन, कि अब टेक्नोलॉजिकल सोवरेनिटी को अटेन करना ही करना होगा, मैक्सिमाइज करना होगा। टेक डिपेंडेंसी ऑन अदर कंट्रीज और ऑन फॉरेन कॉरपोरेशंस हमें रिड्यूस करनी होगी। तो एक नेशनल मिशन बनाइए आप, इंडस्ट्रिया, अकेडमिया, गवर्नमेंट कोलेबरेशन, ये सभी लोग मिलके काम करें, रिसर्च करें, है ना, कि कहाँ कहाँ कमियाँ हैं, क्या क्या प्लानिंग करनी है, ये सारी बात है। एस्टैब्लिश डेडिकेटेड इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्ट टीम्स फॉर मेंटेनेंस, टीम एस्टैब्लिश करिए आप। आपकी जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं या आईआईटीज़ हैं, वहाँ पे जो ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, या है ना, और इरूडाइट पर्सनैलिटीज़ हैं जिनको नॉलेज है, उनकी हेल्प लीजिए आप कि कैसे किया जा सकता है। नेक्स्ट इज बिल्ड अ सेल्फ सस्टेनिंग टेक इकोसिस्टम इंस्टेड ऑफ ओवर रिलायंस ऑन सब्सिडीज। खुद का एक सेल्फ सस्टेनिंग टेक इकोसिस्टम बनाइए। वो सेम बात आ चुकी है जो अभी तक हम कर रहे थे। गवर्नमेंट टू इनेबल बट फोकस ऑन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। गवर्नमेंट तो एक बार आपका ना हेल्प कर सकती है बस बिगनिंग में, बाकी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए कुछ यूनिक करना होगा, ऐसा बिजनेस मॉडल लेके आना होगा।
एनकरेज ओपन सोर्स कम्युनिटी मूवमेंट एज इंडियाज नॉन वायलेंट पाथ टू डिजिटल फ्रीडम। ओपन सोर्स कम्युनिटी मूवमेंट चलाइए आप, जहां से भी आपके पास आइडियाज आ रहे हैं ना टैक्स सोवरेनिटी को लेके, वो करिए। इसी से इंडिया की जो डिजिटल फ्रीडम है ना वो एनहेंस होगी। प्रिपेयर बिफोर क्राइसिस स्ट्राइक्स, हमें ना बहुत जल्दी करने की ज़रूरत है ये सारी चीज़ें। सॉफ्टवेयर सोवरेनिटी, हार्डवेयर सोवरेनिटी, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलप हो, हमारा खुद का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम हो, है ना। ये हमें अभी करने की ज़रूरत है, अगर कोई क्राइसिस आए उससे पहले। मान लीजिए इंडिया का वॉर हो गया पाकिस्तान से, हमारे जो सारे बैंकिंग सिस्टम हैं और ट्रांसपोर्ट सिस्टम और पावर ग्रिड्स सब तो कंट्रोल करनी है फॉरेन कंपनीज इनके सॉफ्टवेयर को ज़्यादातर। तो अगर कोई दिक्कत आ गई तो इसलिए ये ज़रूरी है। नेक्स्ट इज कंक्लूजन, ट्रू इंडिपेंडेंस इज इनकम्प्लीट विदाउट टैक्स सोवरेनिटी। देखिए कितनी अच्छी लाइन है, इसको आप ऐसे में भी लिख सकते हो। इसको तो याद कर लेना कि असली जो इंडिपेंडेंस है ना अधूरी है जब तक तकनीकी क्षेत्र में पूरे तरीके से हम आज़ाद नहीं हो जाते। टेक इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है। ट्रू इंडिपेंडेंस इज इनकम्प्लीट without technological sovereignty. India must transform its large IT workforce and innovation capacity into building self-reliant systems in software and hardware. इंडिया को क्या करना होगा, हमारी जो IT वर्कफोर्स है ना, जैसा मैंने आपको बताया IIT में या और अदर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो हमारी इनोवेशन कैपेसिटी है, इनको सेल्फ रिलायंट बनाइए आप। इनको इंसेंटिव्स दीजिए कि भैया सॉफ्टवेयर हार्डवेयर बनाओ, जब इंडिया के अंदर टैक्स सोवरेनिटी आएगी। Next is a long but necessary march towards technological independence will ensure national security, economic competitiveness and strategic autonomy. ये देखिए, ये अगर आपने कोई टेक्नोलॉजिकल सोवरेनिटी पे क्वेश्चन आ जाता है GS3 में और उसको आप इनसे लिंक कर देते हो कि टैक्स सोवरेनिटी होगी तो इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी प्रिजर्व रहेगी, इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस और स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी, डिप्लोमेटिक बार्गेनिंग, इन सब पे इंडिया को स्ट्रेंथ मिलेगी, ये और मजबूत हो जाएंगे। तो देखिए मैं स्टूडेंट्स, अब बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, अगर आपके ऊपर सवाल आता है ना ये कि इंडिया को टैक्स सोवरेनिटी ज़रूरत क्यों है, तो आपको इंट्रोडक्शन में सिंपली डिफाइन करिए व्हाट इज़ टेक्नोलॉजिकल सोवरेनिटी, फिर ज़रूरत क्यों है आप बताइए कि ना जो टेक्नोलॉजिकल जो प्रेजेंट एज में जो जियो पोलिटिकल वोल्टेलिटी है ना वो ये दिखाती है कि हम ना रिलाई नहीं कर सकते किसी फॉरेन पावर के ऊपर। ये हमें स्ट्रेटेजिकली वल्नरेबल बनाता है, हमारा डेटा लीक हो जाए, हमारे बैंकिंग सिस्टम और सारा क्रूशियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो ऑपरेट होता है ना ये फॉरेन कंपनीज कर रही हैं अपने सॉफ्टवेयर से। तो अगर ये सारे चैलेंजेस का आप अपने आंसर में जिक्र करेंगे तो डेफिनेटली आंसर अच्छा होगा। फिर आप सिंपली वही बातें बता दीजिए कि सॉफ्टवेयर अपना बनाइए, हार्डवेयर अपना बनाइए, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर रखिए, है ना। गवर्नमेंट को सेमीकंडक्टर मिशन चलाना चाहिए, है ना। जो हमारी आईटी इंडस्ट्री है वहाँ एक ऐसा इकोसिस्टम बनाइए आप कि स्टूडेंट्स नए नए आइडियाज़ लेके आएँ, है ना। तो इन सब चीज़ों से आपका अपना आंसर बन जाएगा। और फिर ये जो ऐसी लाइन्स हैं इनको आप डालिए, नेशनल सिक्योरिटी से लिंक करिए, इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस से, तो आपका आंसर बहुत अच्छा बनेगा। So now moving on to the next article, it is related to the silent de-dollarization. अब इस आर्टिकल को समझने से पहले it is very important to know what is de-dollarization. See, आप लोग काफ़ी सुनते भी होंगे न्यूज़पेपर में डी-डॉलराइजेशन कि सर डॉलर में ही ट्रेड क्यों हो रहा है, तो आज सब समझेंगे। बट डी-डॉलराइजेशन क्या है? सी, व्हेन कंट्रीज स्टार्ट रिड्यूसिंग देयर डिपेंडेंस अपॉन डॉलर फॉर ट्रेड, है ना, तो उसको आप बोलते हैं डी डॉलराइजेशन। रिड्यूसिंग डिपेंडेंस अपॉन डॉलर इज डी डॉलराइजेशन। डी डॉलराइजेशन का मतलब है कि एक कंट्री की जो निर्भरता है ना डॉलर के ऊपर वो अब कम हो गई है। अब क्वेश्चन आता है कि भाई डॉलर पे डिपेंडेंस क्यों है, सर डॉलर में ही ट्रेड क्यों हो रहा है, हम अलग उसमें ट्रेड क्यों नहीं करते। तो पहले ये जानते हैं कि डॉलर में ही ट्रेड क्यों होता है। सी, आपने 1944 में ब्रिटेन वुड्स सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा। 1944 सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल ही रहा था, बस एंड होने को ही था, 1945 में तो हो ही गया था। तो ब्रिटेन वुड्स सिस्टम जो अमेरिका, ये डिसाइड किया गया था, ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट हुआ था जिसमें कि यूएस का जो डॉलर है ना इसको पैग कर दिया जाएगा गोल्ड से,
और दुनिया की जो दूसरी करेंसीज हैं, अदर कंट्रीज की जो करेंसीज हैं, उनको यूएस डॉलर से पैग कर दिया जाएगा। पैग करने का मतलब है उनको उनकी इकोनॉमिक वैल्यूज को टाई कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा इन चीज़ों से। तो ब्रिटेन वुड सिस्टम में ना डॉलर की वैल्यू को पैग कर दिया गया गोल्ड से, और बाकी दुनिया के दूसरे कंट्रीज की को कर दिया गया किससे? इस डॉलर से। अब देखिए अब आप सोचेंगे कि अमेरिका की को ही क्यों किया गया और दूसरे को नहीं किया। देखिए उस टाइम पे ना यूनाइटेड किंगडम की तो हेजीमनी जो जो दबदबा था, डोमिनेंस था, वो कम हो रहा था, है ना। कॉलोनियल वेव चल रही थी, तो जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनको तो इतना पता ही नहीं था, वो तो अपने अपने अलग स्ट्रगल से डील कर रहे थे। तो यूएस ने ये एडवांटेज लिया उस टाइम पे, उस क्रूशियल मोमेंट पे, तो डॉलर डोमिनेंट बन गया। एक तो ये फैक्टर है। फिर सेकंड क्या है कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जो है ना, जब ये ब्रिटेन वुड सिस्टम हुआ तो उन्होंने भी क्या किया कि हम भी अपना ऑयल डॉलर में ही बेचेंगे। तो दुनिया में ऑयल की तो हर कंट्री को ज़रूरत होती है, तो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ने भी शुरू कर दिया डॉलर एक्सेप्ट करना। अब हर कंट्री को डॉलर की ज़रूरत पड़ती थी, तो डॉलर डोमिनेंट करेंसी बन गया। ओके, फिर आप देखेंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो इकोनॉमी है ना, ये अदर कंट्रीज से अगर आप इसको देखें तो ये ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए दुनिया का ट्रस्ट था यूएस की इकोनॉमी में। तो ये ट्रस्ट फैक्टर भी बनता है कि डॉलर डोमिनेट क्यों कर गया वर्ल्ड इकोनॉमी को, क्यों डॉलर में ट्रेड होने लग गया। फिर ना आप देखेंगे एक सेफ हेवन ट्रस्ट भी है, सेफ हेवन ट्रस्ट। जब मान लीजिए इंडिया में ही देख लीजिए कि जब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यहाँ आते हैं, जब इंडियन इकोनॉमी में कोई इंस्टेबिलिटी आती है, तो उनको तुरंत क्या चाहिए कि हमें तो डॉलर्स चाहिए। उनका ट्रस्ट ऐसा बना हुआ है डॉलर्स में कि वो और दूसरी करेंसी को ले ही नहीं सकते, वो डॉलर लेते हैं और वापस कहाँ है, यूएस चले जाते हैं अगर यूएस से कोई इन्वेस्टर आया है तो यानी सेफ हेवन ट्रस्ट भी बन चुका है ये इन्वेस्टर्स के लिए यूनाइटेड स्टेट्स और इसकी करेंसी। तो हमने देख लिया कि डॉलर डोमिनेंट क्यों था, ब्रेटन वुड सिस्टम के कारण। फिर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ने भी इसी को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। फिर जब इतनी डिमांड थी ना इस डॉलर की ही, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज और डॉलर सिस्टम और फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी इसी को लेके आते थे, तो ना अब दूसरी करेंसी पे जाते ना तो बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती। इसलिए इजी था कंट्रीज के लिए कि बस अब यूएस डॉलर है, इसी को भरो, इसी के ऊपर डिपेंड रहो आप। तो ये इसलिए डॉलर का दबदबा रहा। बट आप अब ना थोड़ा सा डी डॉलराइजेशन की वेव आ गई है, डिपेंडेंस अपॉन डॉलर रिड्यूस हो रही है। आप देखते हैं इंडिया और रसिया ने एग्रीमेंट साइन कर लिया है कि आप हमें रूबल दे देना या हम आपको रुपी दे देंगे कुछ दिन के लिए, ऐसे भी ट्रेड होता है। ईरान के साथ भी हमने ऐसे किया था। ओके, कंट्रीज ने अपने अपने फाइनेंशियल सिस्टम्स बना लिए हैं यूएस से अलग होके, है ना, टेक्नोलॉजिकल फाइनेंशियल सिस्टम्स। तो वो सारा जानते हैं इस आर्टिकल में। यूएस डॉलर रिमेन्स द डोमिनेंट ग्लोबल करेंसी एंड रिजर्व एसेट। ठीक है, ये डोमिनेंट ग्लोबल करेंसी है और फॉरेक्स रिजर्व भी इसी में मेंटेन होते हैं। बट रिसेंट टैरिफ्स, सैंक्शंस और यूनिलैटरल इकोनॉमिक डिसीजंस बाय द यूएस आर एक्सेलरेटिंग अ ट्रेड ऑफ डी डॉलराइजेशन। लेकिन अभी हमने देखा दैट यूएस इम्पोज्ड tariffs as well as secondary sanctions and took several unilateral measures, जिससे क्या हो गया, एक वेव आ गई है डी डॉलराइजेशन की कि यूएस तो अपनी मनमर्जी चला रहा है। तो इससे रसिया और चाइना भी ना ब्रिक्स के पार्टनर तो हैं, तो ब्रिक्स कंट्रीज ने भी डी डॉलराइजेशन की बात कर दी है। तो ऐसे ऐसे अब कंट्रीज ना अपनी डिपेंडेंसी कम। क्वेश्चन कम्स, ये डी डॉलराइजेशन क्यों हो रहा है? फर्स्ट फैक्टर इज यूएस सैंक्शंस एंड जियोपॉलिटिक्स। वी ऑल नो यूएसए ने रसिया के ऊपर सैंक्शंस लगाती हैं क्योंकि यूएस बोलता है दैट रसिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यूक्रेन वॉर, और रसिया को ब्लॉक कर दिया है फ्रॉम स्विफ्ट। ये स्विफ्ट क्या है? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, यानी ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कंट्रीज, एक कंट्री को दूसरे कंट्री से कोई पेमेंट एक्सेप्ट करनी है या पेमेंट करनी है बिलियंस ऑफ डॉलर्स में, तो वो इस स्विफ्ट प्लेटफॉर्म से होती थी, है ना। ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम है, ऐसे समझिए आप। तो रसिया को ब्लॉक कर दिया। सो दिस सेंट अ वेव ऑफ कॉन्स्टर्नेशन इन द कैंप्स ऑफ अदर कंट्रीज। दूसरे कंट्रीज भी डर गए कि कल को हमें भी ब्लॉक कर देगा यूएस और यूरोपियन कंट्रीज, तो डॉलर पे डिपेंडेंस कम कर रहे हैं वो। नेक्स्ट इज, एक ये स्ट्रेटेजी फॉलो की जा रही है दुनिया के सेंट्रल बैंक्स द्वारा भी कि डॉलर के ऊपर डिपेंडेंस कम करो।
कंट्रीज आर रिड्यूसिंग देयर शेयर ऑफ डॉलर इन फॉरेक्स रिजर्व्स, और वो अपनी गोल्ड होल्डिंग्स बढ़ा रहे हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया ने अपनी गोल्ड होल्डिंग्स इंक्रीज कर ली है फ्रॉम 5.9 टू 13.1%, चाइना ने 1.7% टू 6.7%, एंड सिमिलरली यूके, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया भी गोल्ड होल्डिंग्स इंक्रीज कर रहे हैं। तो गोल्ड में ट्रस्ट ज़्यादा दिखा रहे हैं वो डॉलर के मुकाबले। दिस इज ऑल्सो अ फैक्टर बिहाइंड डी डॉलराइजेशन। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। डिक्लाइनिंग फॉरेन ओनरशिप ऑफ यूएस ट्रेजरीज, इसको समझिए। जैसे मान लीजिए चाइना, इंडिया, जापान, इन कंट्रीज के पास डॉलर होता है, तो ये क्या करते थे, अपने डॉलर को, इनके पास डॉलर था जो इन्होंने कमाया होगा जैसे भी, अब इन्होंने यूएस डॉलर को, यूएस गवर्नमेंट को, वो डॉलर यूएस गवर्नमेंट को दे दिया, और बदले में यूएस गवर्नमेंट से ना बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स ये खरीद लिए कि इन फ्यूचर हम इनके बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स पे खरीद लेते हैं और इन फ्यूचर हमारा डॉलर जो है हमें ही वापस मिल जाएगा विद इंटरेस्ट। अब इससे क्या होता था, यूएस के पास डॉलर आ जाता था इन कंट्रीज से भी, तो यूएस के पास डॉलर आ जाता था ना, तो डॉलर की डोमिनेंस बढ़ती थी कि डॉलर जिस कंट्री की करेंसी है वो उसी के पास आ गई है, तो डॉलर और मजबूत होता था। बट अब कंट्रीज क्या कर रहे हैं, वो ना जो ये ट्रेजरीज है ना, जैसे बॉन्ड्स हो गए, ट्रेजरी बिल्स हो गए, इनको खरीद ही नहीं रहे हैं यूएसए के साथ। ये कंट्रीज अपना डॉलर अपने पास ही रख रहे हैं। तो इससे क्या है कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो फेडरल बैंक है ना, उसके पास ट्रेजरीज जो है ना, जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनका नंबर उसके पास ज़्यादा है, एज वेल एज जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं ना, वो कंपनसेट कर रहे हैं फॉर फॉरेन रिडक्शन। और जो चाइना, इंडिया, जापान जैसे कंट्रीज पहले ट्रेजरीज खरीद लेते थे यूएसए की, वो खरीद नहीं रहे हैं, यूएसए के डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ही खरीद रहे हैं उन ट्रेजरीज को। तो इससे हो क्या रहा है कि ये पॉइंट क्या बताता है कि यूएस की जो ट्रेजरीज है ना, उनका जो पहले डिमांड थी वो घट गई है, 41.4% से 31.8 पे आ गई है 2015 से 25 के बीच, 10% रिडक्शन हो गया है। आपके बेसिक्स क्लियर होंगे ना, जब सवाल समझ में आएगा आपको, जब आपको पता होगा बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स ये कैसे खरीदे जाते हैं। तो अब क्या है, कंट्रीज ना यूएस के ट्रेजरी बिल्स और इन सब चीज़ों को नहीं खरीद रहे हैं, अपना डॉलर अपने पास ही रख रहे हैं, इसलिए डी डॉलराइजेशन का ट्रेंड बढ़ रहा है। एज वेल एज कंट्रीज ने ऑल्टरनेटिव मेजर्स भी लिए हैं। फॉर एग्जांपल यूरो जो करेंसी है वो राइज हो रही है, पाउंड स्टर्लिंग, येन, रेनमिंबी, इनका यूज़ बढ़ गया है। यूरो एक सेकंड मोस्ट डोमिनेंट करेंसी बनी है। तो इसका कारण क्या है कि डॉलर का डोमिनेंस कम हो रहा है, एक ये भी फैक्टर है। एंड जैसा हमने पढ़ा ऊपर कि सेंट्रल बैंक सब गोल्ड को मेंटेन कर रहे हैं, तो कंट्रीज क्या है, रिजर्व्स अपने मेंटेन कर रहे हैं गोल्ड में, क्योंकि गोल्ड को वो एक सेफ हेवन देखते हैं। सो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, इन्फ्लेशन फियर्स हैं, टैरिफ सैंक्शंस एपिसोड्स हैं, इन सब ने क्या कर दिया है, एक्सेलरेट कर दिया है डी डॉलराइजेशन फिनोमिना को। नाउ करंट स्टेटस की बात करते हैं। डॉलर का जो शेयर है ना ग्लोबल फॉरेक्स रिजर्व में, ये 65.5 से 57 पे आ गया है लास्ट डिकेड में। देखिए आप, तो डी डॉलराइजेशन बढ़ रहा है। डॉलर डोमिनेंट है बट ऑल्टरनेटिव्स आर गेनिंग ट्रैक्शन। ऑल्टरनेटिव्स अभी उनका दबदबा थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा है, एज वी हैव सीन हियर, जैसे यूरो उभर रही है ना। नेक्स्ट इज, अब जब डी डॉलराइजेशन है तो इसकी कुछ पॉजिटिव्स भी हैं और नेगेटिव्स भी हैं। पॉजिटिव, रिड्यूस्ड वल्नरेबिलिटी टू यूएस सैंक्शंस। अब यूएस सैंक्शंस लगा देगा किसी कंट्री के ऊपर और वो डॉलर में ट्रेड ही नहीं करता है ना, तो उस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ये पॉजिटिव है। एक मल्टीपोलर फाइनेंशियल सिस्टम आएगा, रिफ्लेक्टिंग शिफ्टिंग इकोनॉमिक पावर। अब भाई हम यूएस का ही दबदबा क्यों झेलें, फाइनेंशियल डोमेन में भी मल्टीपोलर फाइनेंशियल सिस्टम होना चाहिए। स्विफ्ट जैसे था, उसकी जगह अब चाइना और यूएसए ने अपने अपने मैक प्लेटफॉर्म्स बना लिए हैं। जैसे चाइना ने अपना सिप्स बना लिया है ना, रसिया ने भी बना लिया है अपना SIPS करके कुछ, वहाँ से वो अपनी ट्रांजैक्शंस करते हैं। ओके, तो एक ये फैक्टर है। नेक्स्ट इज ग्रेटर मॉनेटरी ऑटोनॉमी फॉर एमर्जिंग कंट्रीज। अब जब डी डॉलराइजेशन बढ़ेगा, डॉलर पे डिपेंडेंसी कम होगी, तो जो नई इकोनॉमीज है ना, जैसे वियतनाम, बांग्लादेश, उनकी मॉनेटरी ऑटोनॉमी बढ़ेगी। अब यूनाइटेड स्टेट्स का फेडरल बैंक क्या कर रहा है, कैसे इंटरेस्ट रेट मेंटेन कर रहा है, यूएस में जो इन्फ्लेशन का स्पिल ओवर इफेक्ट है, उससे उसका इफेक्ट
एमर्जिंग इकोनॉमीज पे देखने को नहीं मिलेगा। ये इसकी पॉजिटिव बात है। नेक्स्ट इज डी डॉलराइजेशन के चैलेंजेस भी हैं। डॉलर स्टिल डोमिनेट्स ट्रेड, है ना, आज भी डॉलर का दबदबा है। ऑयल का ट्रेड इसी में चल रहा है, अरेबियन कंट्रीज इसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ओके, यूरो, युआन, गोल्ड हैव लिमिटेड एक्सेप्टेबिलिटी। इनकी एक्सेप्टेबिलिटी है बट लिमिटेड है। ओके, ट्रस्ट आज भी डॉलर में ज़्यादा है, तो अभी इतनी आसानी से डॉलर जाने नहीं वाला है। अगर ट्रांजिशन होता है ना तो इट कुड क्रिएट वोल्टेलिटी इन फाइनेंशियल मार्केट्स, इंस्टेबिलिटी आ सकती है वर्ल्ड इकोनॉमी में अगर आप डॉलर से शिफ्ट कर जाओ दूसरी चीज़ों के ऊपर। तो ये चैलेंजेस हैं। तो ये देखिए, आपको वैसे पता होना चाहिए, अगर आप सीरियस स्टूडेंट है ना तो आपको सिंपल पता ही होना चाहिए डी डॉलराइजेशन क्या है, इसके पॉजिटिव्स नेगेटिव्स क्या होंगे। ओके, और कंट्रीज क्या कर रही हैं। नेक्स्ट इज वे फॉरवर्ड देखें तो कंट्रीज को क्या है, अपना फाइनेंशियल कोऑपरेशन मजबूत करने की ज़रूरत है। लाइक ब्रिक्स कंट्रीज आर डिवाइजिंग दिस प्लान कि अब हमारी एक अलग करेंसी होगी, जैसे यूरोपियन यूनियन की यूरो, ऐसे ब्रिक्स कंट्रीज प्लान कर रहे हैं कि एक अलग करेंसी हो हमारी, है ना, डिस्कशन चल रहे हैं। लोकल करेंसी ट्रेड एग्रीमेंट्स भी हैं, जैसे रसिया और इंडिया ने भी किया था कुछ दिन के लिए कि आप हमें रूबल देना, हम आपको रुपया देंगे ट्रेड में। ओके, तो ये क्या दिखा रहा है, दैट डी डॉलराइजेशन इज एक्सेलरेटिंग। बिल्ड रोबस्ट ऑल्टरनेटिव्स टू स्विफ्ट फॉर पेमेंट सेटलमेंट्स। जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था ना कि स्विफ्ट जो एक मैक प्लेटफॉर्म है जहाँ से कंट्रीज एक दूसरे से पेमेंट सेटल करते हैं, पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं, इसकी जगह ऑल्टरनेटिव्स भी लेके आना चाहिए। जैसे रसिया और चाइना अपने ऑल्टरनेटिव्स लेके आ गए हैं, सिमिलरली इंडिया भी लेके आए। हर कंट्री लेके आएगा ना तो डिपेंडेंस कम होगी डॉलर के ऊपर। बैलेंस बिटवीन रिड्यूसिंग डॉलर डिपेंडेंस एंड एंश्योरिंग स्टेबिलिटी। अगर कंट्रीज डॉलर पे डिपेंडेंस कम करना भी चाहते हैं ना तो भी उनको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि डॉलर पे जब डिपेंडेंस आप कम करो ना तो आप ये देखिए कि कोई वर्ल्ड इकोनॉमी में इंस्टेबिलिटी ना आ जाए, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस ना आ जाए। तो दे नीड टू टेक केयर ऑफ दिस ऑल्सो। Okay, so in the conclusion part of this article is that de-dollarization is gradual, but it's real, driven by geopolitical risks, economic sanctions and diversification of reserves. ये सारे हमने देख भी लिया, जियोपॉलिटिकल फैक्टर, जहाँ यूएस रसिया ने सैंक्शन लगा दिए हैं यूक्रेन वॉर को लेके। इकोनॉमिक सैंक्शंस ईरान पे आई हैं। कंट्रीज डाइवर्सिफाई कर रहे हैं रिजर्व को, गोल्ड होल्डिंग्स बढ़ रही हैं। तो डी डॉलराइजेशन बढ़ रहा है रियल में, और उसके पीछे ये फैक्टर्स हैं, हमने देख लिए हैं। वाइल द डॉलर रिमेन्स डोमिनेंट, इसका दबदबा है, बट वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स अ मोर मल्टीपोलर करेंसी सिस्टम विद गोल्ड एंड अदर हार्ड करेंसीज गेनिंग प्रोमिनेंस। ये सिंपल बात बताई है कि डॉलर डोमिनेंट है, लेकिन दुनिया में अब गोल्ड और अदर करेंसीज जो हैं उनका भी इंपॉर्टेंस बढ़ने लग गया है। सो स्टूडेंट्स, विद दिस सेकेंड आर्टिकल कम्स टू एन एंड। इस आर्टिकल में हमने जाना डी डॉलराइजेशन क्या है, क्यों हो रहा है, जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स, सेंट्रल बैंक की स्ट्रेटजीज, गोल्ड में ट्रस्ट ज़्यादा बढ़ रहा है। ओके, पॉजिटिव क्या होंगे, मल्टीपोलर फाइनेंशियल सिस्टम आएगा, है ना, एमर्जिंग इकोनॉमीज की मॉनेटरी ऑटोनॉमी बढ़ेगी। चैलेंजेस क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमी अनस्टेबल हो सकती है, डॉलर आज भी डोमिनेट करता है, तो आप डॉलर में ही बने रहिए, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी बातें देखी, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए बीइंग अ सीरियस एस्पिरेंट। सो अब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए गुड डे।